आगे पढ़ना है मॉडल। ठीक है, आगे पढ़ना है मॉडल। मॉडल पढ़ने के लिए हमने मॉडल के नाम डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, जब मशीन लर्निंग का हमने थ्योरी पढ़ा था उसी में मॉडल के नाम बताए गए थे। कौन कौन से मॉडल थे? क्लासिफिकेशन में कौन कौन से मॉडल हैं? क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था नेव बेस्ड, डिसीजन ट्री, एसवीएम, केएनएन। ठीक है, ये हमारे मॉडल के नाम थे। हर मॉडल जो है अलग अलग तरीके से या अलग अलग एल्गोरिदम के साथ काम करता है। तो हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन में नेव बेस कैसे काम करता है ना, और फिर इसके बेसिस पे हम अपने डेटा को कैसे ट्रेन कराते हैं और उसकी प्रिडिक्शंस हम लोग लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो नेव बेस, मैं आपको एक वेबसाइट लिंक देता हूँ, उस पर जितने मॉडल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनकी डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल के साथ, कैलकुलेशंस के साथ। चेक करो। लिंक मिला? नहीं मिला? क्यों? आप ग्रुप में नहीं हो? आपको मिल गया? आप क्यों नहीं हो? विनीत आर्या है तो। ठीक है, चलिए। अब जो लिंक आपको मिला है उस लिंक को एक बार ओपन करते हैं। ये लिंक, ठीक है, इस लिंक में सबसे पहला पेज है मैप का। मैप में डेटा साइंस के जो मैप है, जो आप रूट फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए, उसका एक मैपिंग किया हुआ है इसने। मैपिंग में क्या है, पहले डेटा साइंस में आप क्या क्या करते हो, तो डेटा साइंस ये है। और यहाँ सबसे पहला पार्ट होता है एक्सप्लेनिंग द पास्ट, मतलब पास्ट को एक्सप्लेन करना। जो आपने स्टैटिस्टिक्स में किया वो क्या था, वो आपने पास्ट को एक्सप्लेन किया। जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए आपने उस पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लगाई, है ना, या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाई। ये सब क्या था? ये सब आपका एक्सप्लेनिंग द पास्ट था। जो हमारे पास डेटा है उसको एक्सप्लेन करना, डेटा समझना। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा एक्सप्लोरेशन, दो तरह के, यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। यूनिवेरिएट में आप क्या क्या कर सकते हो, तो यूनिवेरिएट में डेटा कैटेगोरिकल टाइप का हो सकता है या फिर न्यूमेरिकल हो सकता है। अगर कैटेगोरिकल होगा तो उसको आप काउंट, पाई चार्ट, बार चार्ट, मिन मैक्स, मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। नहीं सॉरी, काउंट और पाई चार्ट, बार चार्ट, ये इसका है। और कैटेगोरिकल को न्यूमेरिकल में और न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने अभी कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में चेंज किया, कौन सा प्रोसेस यूज किया? इनकोडिंग, जो अभी हम लोग कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है, ये सब प्री प्रोसेसिंग में होता है। तो ये इनकोडिंग हो गया। हम लोग बाइंडिंग का यूज करते हैं न्यूमेरिकल को कैटेगोरिकल में चेंज करने के लिए। ठीक है,
ठीक है, तो अब कैटेगोरिकल डेटा लेकिन सिंगल वेरिएट का मतलब एक कोई भी एरे या एक कोई भी सीरीज या कोई एक कॉलम, उस पर आप कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं। अगर वो कैटेगोरिकल है तो काउंट लगा सकते हो, है ना, या काउंट का परसेंटेज लगा सकते हैं, या पाई चार्ट लगा सकते हैं, या बार चार्ट लगा सकते हैं, यही करते हैं, है ना। हिस्टोग्राम वगैरह भी होता है, वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। दूसरा होता है न्यूमेरिकल, अगर एक ही वन वेरिएट है, यूनिवेरिएट है लेकिन न्यूमेरिकल है, तो आप क्या लगाते हो, मिन मैक्स स्टैटिस्टिकल, जो आप एग्रीगेशन फंक्शंस लगाते हैं, सब एग्रीगेशंस हैं। रेंज, क्वांटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सब हम अप्लाई करते हैं, ये ऑलरेडी करके हम देख चुके हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बायवेरिएट है, बायवेरिएट में तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो दो कैटेगोरिकल हो, दोनों डेटा कैटेगोरिकल हो, या तो दोनों डेटा न्यूमेरिकल हो, या फिर एक डेटा कैटेगोरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल, ये तीन ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। तो अगर कैटेगोरिकल है तो हम उसके ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काई स्क्वायर टेस्टिंग यूज करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप चेक करने के लिए। बार चार्ट लगाते हैं या 2y एक्सिस प्लॉट, जिसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, लाइन चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल हो तो हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं, स्कैटर प्लॉट यूज कर सकते हैं। कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल हो तो z टेस्ट, t टेस्ट, एनोवा टेस्ट, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। और बार चार्ट एंड लाइन चार्ट, 2y एक्सिस प्लॉट, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनिंग द पास्ट है, मतलब डेटा को, हाउ टू अंडरस्टैंड द डेटा, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है, ये सब कुछ, ठीक है। दूसरा पार्ट है डेटा साइंस का, वो है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, वो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर है, हम लोग प्रिडिक्शंस करने वाले हैं, है ना। और प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर के लिए व्हाट यू नीड अ मॉडल, है ना। आपको मॉडल चाहिए होगा, मशीन लर्निंग के मॉडल। मशीन लर्निंग के मॉडल्स यहाँ पे जो दे रखे हैं, इसने चार दे रखे हैं। एक क्लासिफिकेशन दे रखा है, रिग्रेशन दे रखा है, क्लस्टरिंग दे रखा है, एसोसिएशन रूल दे रखा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अपने अपने तरीके होते हैं सबके, इसने चार तरीके दे रखे हैं। क्लासिफिकेशन में इसने थोड़ा और कैटेगराइज किया इसको। क्लासिफिकेशन में इसने एक बताया फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल पे इसने आपको चार मॉडल के नाम बताए, 0R, 1R, नेब बेस और डिसीजन ट्री। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो टेबल बनता है, लाइक प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर कोई डेटा आपको प्रोबेबिलिटी के बेस पे बनाना हो, कोई मॉडल आपको क्रिएट करो, तो ये सारे मॉडल प्रोबेबिलिटी के बेस पे, नेब बेस और डिसीजन ट्री, ठीक है। 0R, 1R पाइथन में यूज नहीं होता है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। दूसरा है कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस के बेस पे जो यूज होता है, मतलब डेटा के रिलेशनशिप के बेस पे जो मेजर होता है, उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, LDA होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये कोवेरियंस मैट्रिक्स, मतलब कि जो आपके फीचर्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, आउटपुट से रिलेशनशिप के बेसिस पे जब आप कोई मॉडल बनाते हैं, उस मॉडल का नाम है कोवेरियंस मैट्रिक्स के बेस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिमिलैरिटी फंक्शन, सिमिलैरिटी के बेस पे जब आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए एक मॉडल बन रखा है के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। और अदर्स में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये इनका यूज हो। सेम रिग्रेशन में भी ये चार तरह के हैं। डिसीजन ट्री उसमें भी यूज होता है, लेकिन उसमें नेब बेस यूज नहीं होता, ठीक है। कोवेरियंस में यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज होता है। सिमिलैरिटी में KNN यूज होता है, अदर्स में ANN और सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ भी यूज होता है। क्लस्टरिंग में दो हैं, यहाँ पे एक हायरार्किकल है और पार्शिएटिव है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। हायरार्किकल में भी दो हैं, एग्लोमेरेटिव है, डिविसिव है। हम लोग पाइथन में डिविसिव यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ एग्लोमेरेटिव यूज करते हैं। पार्शिएटिव में के मीन्स हम यूज करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप यूज नहीं करते, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास पाइथन में एक एक मॉडल है, हायरार्किकल में एग्लोमेरेटिव, पार्शिएटिव, के मीन्स, ये आपको शायद बताया भी गया होगा, है ना, एक एग्लोमेरेटिव और एक के मीन्स, ठीक। और एसोसिएशन रूल, ये क्लस्टरिंग के साथ में ही बताया गया वैसे तो,
ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको बताया गया था क्लस्टरिंग ग्रुप। तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये अनसुपरवाइज लर्निंग में आते हैं, और ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडल पे, विच इज नेम बेस। जस्ट क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द डिस्क्रिप्शन। नेम बेस क्या है? तो एक क्लासिफिकेशन मेथड है ना, जिस क्लासिफिकेशन मॉडल में आप एक थ्योरम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, ठीक है, थ्योरम जो यूज होता है, जो एल्गोरिथम यूज होता है, उसके पीछे एक थ्योरम काम करती है जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम में होता क्या है? तो बेस थ्योरम में बेसिकली एक फॉर्मूला बनाया गया था, राइट। उस फॉर्मूला, बेस साइंटिस्ट का नाम था बेसिकली, बेस जो था वो साइंटिस्ट का सरनेम था। उसके बेसिस पे उसने एक फॉर्मूला बनाया था जिसमें कि आपके पास लेट्स से कई सारे फीचर्स हैं, मतलब कई सारे प्रेडिक्टर्स हैं, और उसका एक टारगेट है, राइट। उस प्रेडिक्टर के बेस पे आपको एक टारगेट दिया गया। अब आपको वो टारगेट समझना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे, मतलब कोई भी चीज कितनी बार आई है, किसी के बेस डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज होती है ना, कि इसके बेस पे हमें चेक करना है कि इसके बेस पे ये कितनी बार आया है, राइट। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी के बेस पे हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं, है ना। और उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास, सी का मतलब यहाँ पे क्लास, क्लास का मतलब टारगेट, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी क्लास अपॉन एनी प्रिडिक्टर, एक्स का मतलब प्रिडिक्टर। तो क्लास की किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसी प्रिडिक्टर के लॉन्ग, ठीक है। कैसे निकलेगी? तो इसका एक फॉर्मूला इसने दिया था, इसने फॉर्मूला दिया था एक लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का मतलब होता है, रिवर्स कर दो इसको, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑन दैट क्लास, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ होल क्लास डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रिडिक्टर. So this is the formula by which we can get the probability of each class according to the predictors. ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसी के बेस पे हम इंडिपेंडेंट अजम्पशन करते हैं प्रिडिक्टर्स के बीच में। मतलब हर एक प्रिडिक्टर को इंडिपेंडेंटली चेक किया जाता है कि वो आपके उस टारगेट के लिए कितना प्रोबेबल है, समझे। आपके प्रिडिक्टर के लिए आपका टारगेट कितना प्रोबेबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो हर एक प्रिडिक्टर के बेसिस पे हम लोग अपने टारगेट का प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो आपका टारगेट आउटपुट बन जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट अजम्पशन का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट अजम्पशन का मतलब इंडिपेंडेंटली, मतलब जितने भी आपको प्रिडिक्टर्स दिए गए हैं सबको इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल के देनी होती है, कंबाइन नहीं निकलती, सबकी अलग निकलती है ना। जैसे 4 प्रिडिक्टर है तो पहले प्रिडिक्टर का एक प्रोबेबिलिटी निकलेगा, दूसरे का अलग निकलेगा, तीसरे का अलग निकलेगा, चौथे का अलग निकलेगा, ठीक है। वो अभी समझेंगे कैसे निकलता है, इसका एग्जाम्पल भी है। नेब बेस्ड मॉडल इज इजी टू बिल्ड। नेब बेस्ड मॉडल जो है वो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको बिल्ड करना इजी है। कॉम्प्लिकेटिव आइटरेटिव पैरामीटर्स नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा है। और ये लार्ज डेटा सेट में बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से आपके ये लार्ज डेटा सेट पे भी इजीली काम कर जाता है, और रिजल्ट आपको बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। कई सारे मॉडल ऐसे होते हैं जिनका जो बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव नेचर का होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से लिखा गया होता है। तो जो लार्ज डेटा सेट होता है, अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है तो उसको परफॉर्म करने में बहुत टाइम लगता है मशीन को, है ना। विच गेट्स यू द मशीन कॉस्ट, जो आपको मशीन कॉस्ट के फॉर्म में आपको मिलती है। एनर्जी भी वेस्ट होता है, मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, और काफ़ी टाइम भी लगता है आपको रिटर्न। तो जनरली ऐसे मॉडल्स हम लोग देखते हैं जिस मॉडल में कंप्यूटेशनली आपको ज़्यादा कॉस्ट ना लगता, ठीक है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जनरली जो आपको जितने मॉडल बताए गए
वो वैसे मॉडल्स हैं जो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते और लार्ज डेटा सेट पे भी इजीली काम कर सकते हैं और कम टाइम पे आपको रिजल्ट दे सकते हैं। मॉडल तो दुनिया भर में बहुत सारे हैं, है ना, फॉर्मूलाज बहुत सारे बने हैं, लेकिन हर फॉर्मूला सूटेबल नहीं है आपके डेटा के लिए या आपकी मशीन के लिए। आपको आउटपुट जो चाहिए वो कम टाइम में चाहिए, तो कैलकुलेशन भी तो कम टाइम में करनी पड़ेगी, और इतने टाइम में करना है कि आपका कैलकुलेशंस जो है वो आपके मशीन को इम्पैक्ट भी ना करे, मशीन को ज़्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, राइट। अच्छा, डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी, the naive-Bayes classifier often does surprisingly well and is widely used because it is often outperforms an sophisticated classification method. चलो इसकी तारीफ है ये, ठीक। चलो एल्गोरिदम्स, अब एल्गोरिदम में क्या क्या है, तो एल्गोरिदम में बेसिकली हम लोग पोस्ट ईयर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, किसके बेस पे, तो इसमें दिया हुआ है PCX इज द पोस्ट ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास गिवन बाय प्रेडिक्टर्स, ठीक है, जिसमें C का मतलब क्लास है और प्रेडिक्टर का मतलब जो डेटा हम लोग उसको देंगे एज एन इनपुट, राइट। PC इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, ठीक है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है। PCX इज द लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टर गिवन बाय द क्लास एंड PX इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ये तो हो गया नॉर्मल कि भाई ठीक है फॉर्मूला है, बट ये काम कैसे करता है, तो वी हैव गिवन अ डेटा सेट, डेटा सेट में क्या है, तो एक डेटा सेट के अंदर 4 कॉलम्स दे रखे हैं। कॉलम का नाम है आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी, और एक टारगेट कॉलम दिया गया है प्ले गोल्फ, ठीक है, जिसमें नो या यस की वैल्यू दे रखी। समझ आ रहा है क्या है ये, क्या समझ आ रहा है, किस चीज का डेटा है? हाँ, गोल्फ खेलने के लिए मतलब एक तरह का सिचुएशन है ना, वेदर की कंडीशंस दे रखे हैं, है ना, क्लाइमेटिकल कंडीशंस है कि इस कंडीशन के बेस पे वी शुड प्ले टू गोल्फ और नॉट। तो अब ये जो डेटा बनाया गया है ये पास्ट एक्सपीरियंस से लेट से बनाया गया, डेटा कैसे बनाया गया, पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा है, तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस था कि भाई आउटलुक रेनी होगा, टेम्परेचर हॉट होगा, ह्यूमिडिटी ऐसा होगा, विंडी फॉल्स होगा, तो आपको खेलने नहीं जाना है ना, तो इस सिचुएशन पे नहीं जा सकते क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अच्छे से गेम ना हो, राइट, क्योंकि रेनी सीजन है तो बॉल इधर उधर भागेगी नहीं सही तरीके से, राइट। सेम बाकी सिचुएशंस के हिसाब से आपको अलग अलग उसका एक वैल्यू मिला हुआ है प्ले गोल्फ, ठीक है, सिंपल सा ये डेटा सेट है। अब आपको इस डेटा सेट को समझना है या मशीन को समझाना है, मशीन लर्निंग करो तो ऑब्वियसली ये डेटा मशीन को समझाना है, और इससे एक हमें प्रिडिक्शंस लेने हैं। प्रिडिक्शन में क्या है कि आपको एक सिचुएशन और दी गई, द सिचुएशन इज to get the output when outlook is rainy, temperature is cool, humidity is high and wind is true. What will be the output to go play golf or not? Hmm. नेप बेस तो बस समझाने समझने का तरीका है, नेप बेस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो डेटा हमें मिला है उसको समझना है, मशीन को समझाना है कि भाई ये डेटा है, आप इसका पैटर्न समझो कि किस पैटर्न में गोल्फ खेल सकते हैं, किस पैटर्न में गोल्फ नहीं खेल सकते हैं, किस तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशन में हम बाहर जा सकते हैं, किस क्लाइमेटिकल कंडीशन में बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक पास्ट डेटा बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, अपना एक वो रखा टेस्ट करने के लिए कि भाई ये टेस्ट डेटा है, ये बताओ अब इसमें गोल्फ खेल सकते हैं नहीं खेल सकते। अब ये है लास्ट आपकी टेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये जो दे रखा है ये टेस्ट वैल्यू। तो जो मॉडल ट्रेन होगा, जो मॉडल समझेगा आपके डेटा को, उसी मॉडल को फिर हम अपना एक टेस्ट डेटा दे देंगे। अगर उसने डेटा समझ रखा है, डेटा के पैटर्न समझ लिए, तो ये टेस्ट का भी आउटपुट दे देगा, ठीक है, बात समझे। अब इसको पहले समझाएंगे किसकी हेल्प से,
तो अपने एल्गोरिथम की हेल्प से, बेस थ्योरम की हेल्प से कैसे समझाएंगे? चलो, तो इसके लिए हमें तीन चीजें फिलहाल चाहिए। पहला हमें चाहिए एक लाइक्लीहुड, एक चाहिए हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी, और एक चाहिए हमें, तो हमारे पास दो क्लास है, यस और नो। इस टारगेट के अंदर दो क्लासेस हैं, यस और नो। हम दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, इंडिपेंडेंट अजम्पशन है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग करेंगे। तो पहले हम लोग यस के लिए करते हैं। तो यस में सबसे पहले चीज हमने फ्रीक्वेंसी टेबल एक बनाया आउटलुक के लिए, मतलब इस प्रिडिक्टर के लिए ओनली, सिर्फ एक प्रिडिक्टर के लिए हमने बनाया फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, तो पहले इसके तीन वैल्यू लिख दिए, सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन ही वैल्यू थे, रेनी, सनी और ओवरकास्ट। अब इसमें यस के टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी है, नो की कितनी फ्रीक्वेंसी है वो लिख दिया। तो सनी के लिए टोटल यस जो यहाँ से काउंट होके आया वो था 3, और नो के लिए जो टोटल काउंट मिले हैं वो है मिले 2, ठीक है। ओवरकास्ट के लिए टोटल यस है 4 और नो है ही नहीं, 0 है, और रेनी है 2 और नो है 3, ठीक है। ये था फ्रीक्वेंसी टेबल, जो आपकी क्लासेस के बेस पे इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या निकालना है, तो हमें प्रोबेबिलिटी में निकालना है अगर प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, क्लास की और प्रिडिक्टर की। जैसे मुझे सनी की प्रायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सनी की प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सनी की प्रायर प्रोबेबिलिटी होगी 5/14, मतलब टोटल डेटा में सनी कितनी बार आया है, टोटल डेटा है 14 वैल्यूज के, 14 में से 5 टाइम आपका सनी आया, तो सिर्फ सनी की प्रोबेबिलिटी चेक करें तो वो हमें मिलेगा 0.36, मतलब 5/14। और सिर्फ यस की प्रोबेबिलिटी चेक करें, मतलब जो यहाँ पे है आपकी क्लास की प्रायर प्रोबेबिलिटी, है ना, हम लोग क्लास किसको मान रहे हैं, यस को। तो यस की प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यस आया है टोटल 9 टाइम्स, तो 9/14 विच इज 0.64। अब हम निकालते हैं लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी। लाइक्लीहुड में क्या होता है, लाइक्लीहुड में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें कि हमें निकालना है सनी की प्रोबेबिलिटी ऑन यस, मतलब यस जितनी बार आया है उस यस में सनी कितनी बार आया, हाँ समझे, हमारे पास यस का जो डेटा है उस यस में सनी कितनी बार है। तो यस वाले डेटा में यस टोटल 9 टाइम आया है, टोटल यस की प्रोबेबिलिटी, यस का फ्रीक्वेंसी कितना है 9 टाइम, टोटल 14 में यस कितनी बार है 9, अब उसमें सनी कितनी बार है 3 टाइम्स। क्लियर है, बात समझिए, लाइक्लीहुड ऐसे निकाला जाता है। तो टोटल यस में हम चेक करें तो यस का ही डेटा देखेंगे, है ना, नो तो है नहीं अभी हमारे पास, तो यस में सनी कितनी बार है, तो ये मैंने लाइक्लीहुड बना लिया इसका, तो ये बना हमारा 3/9, हाँ समझे। तो हम यस पे चले गए, मतलब हमने प्रिडिक्टर की प्रोबेबिलिटी निकाली, एक्चुअली हमें निकालनी क्या है, तो हमें निकालना है यस ऑन सनी, यस ऑन सनी, कि अगर सनी की सिचुएशन हो तो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लेकिन हमें इसके लिए लाइक्लीहुड बनाना पड़ता है। तो पहले हम क्या करते हैं, उल्टा, पहले हम सनी ऑन यस निकाल लेते हैं, है ना, कि आपकी यस में सनी कितनी बार आया, तो यस में सनी आया 3/9 टाइम्स। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गए, तीनों को क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 0.33 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 0.36, कितना आ गया 0.60, ठीक है। ये बन गया आपका पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। इसी का अगर हम नो नो के अकॉर्डिंग निकालें तो आपकी प्रोबेबिलिटी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बनती है 0.40। विच वन इज प्रोबेबल, यस या नो, यस प्रोबेबल है ज्यादा या नो है, यस। तो अगर आपके पास सनी सिचुएशन आती है आउटलुक की, तो प्ले गोल्फ क्या होना चाहिए, यस। अभी सिर्फ एक ही सिचुएशन की बात होती है, हाँ, वेदर मतलब अभी हम एक ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैंने दूसरा बोला ही नहीं है। अभी पहले एक ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा आउटलुक सनी हो, इसको हम अभी देख ही नहीं रहे, ठीक है। तो अगर आउटलुक की वैल्यू सनी हो तो हमारा आउटकम क्या आना चाहिए, यस या नो, ऑब्वियसली यस, क्योंकि यस ज़्यादा प्रोबेबल है इस केस में। जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, समझ आई, कैलकुलेशन समझ आया, ठीक है।
अब आते हैं मल्टीपल्स पे। लेकिन क्या होता है कि अब एक तो है नहीं, हमारे पास तो 4 अलग अलग प्रेडिक्टर्स हैं, है ना, 4 अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो सबके लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे और सबका एक लाइक्लीहुड टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अब सिचुएशन दे दी गई रेनी की, कूल, हाई, ट्रू, ये टोटल हमारे पास 4 सिचुएशन है। अब 4 सिचुएशन को, इसको 4 इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को निकालनी है। रेनी के लिए अलग निकालना है, कूल के लिए अलग, ह्यूमिडिटी के लिए अलग और विंडी के लिए अलग, चारों के लिए अलग अलग। फिर अब अलग अलग मान लो प्रोबेबिलिटी मिल गई, फिर क्या करें, हमको तो उसको कंबाइन करना ना एक साथ। कंबाइन कैसे किया जाता है, तो कंबाइन करने के लिए उन सबको मल्टीप्लाई किया जाता है। सो व्हेन वी हैव मल्टीपल क्लासेस लाइक दिस, x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो पहले रेनी का समझते हैं। रेनी अभी यस के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो रेनी का लाइक्लीहुड यस के अकॉर्डिंग 2/9 कितना है, रेनी का यस के अकॉर्डिंग 2/9। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल से हमने देख लिया इसका। फिर कूल का यस के अकॉर्डिंग, कूल यस ये है 3/9। हाई यस 3/9 और ट्रू यस 3/9। ठीक है, तो ये सब आगे 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 मल्टीप्लाई बाय यस का प्रायर प्रोबेबिलिटी 9/14। कहाँ टेम्परेचर, कहाँ पे हाँ, अरे भाई ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये लाइक्लीहुड टेबल है, ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। समझे, ये निकाला था ना अभी, ये फ्रीक्वेंसी टेबल था, ये इसका लाइक्लीहुड टेबल था जो प्रोबेबिलिटी दिखा रहा था। ठीक है, वैसे ही सबकी ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनी है और लाइक्लीहुड टेबल बना है। ठीक है, तो इसी में से हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज निकाली है सब। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब इनको मल्टीप्लाई किएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वो था 0.00529। सेम नो के लिए निकला, इसकी वैल्यू मिली 0.02057, मतलब अराउंड ये है आपका 2%, या आपका 0.5%। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो अभी होता क्या है कि नॉर्मली आप जब भी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो आप उसको डिवाइड करते हैं। अभी तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ना, ये क्या है, ये सभी मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ऊपर का पार्ट तो हो गया, नीचे डिवाइड भी करना है प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ। तो हमारे पास एक प्रिडिक्टर तो है नहीं, अब अभी के केस में कितने प्रिडिक्टर हैं, टोटल 4 प्रिडिक्टर हैं। पहले तो एक प्रिडिक्टर था, तो एक प्रिडिक्टर का प्रायर प्रोबेबिलिटी निकल गया था, लेकिन अभी के केस में तो 4 प्रिडिक्टर्स हैं, तो चारों का प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चारों का कॉमन अलग अलग ही होगा, तो हम क्या करते हैं सिंपली कि जो भी इसका न्यूमरेटर का वैल्यू आया था, जो ऊपर वाला जो पार्ट था डिवीजन का, वो जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आया, इन दोनों को सम कर देते हैं, इन दोनों को टोटल कर देते हैं और सम को हम लोग इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 0.00529 डिवाइडेड बाय 0.2057, मतलब ये वैल्यू, प्लस 0.0, मतलब ऑन टोटल में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये निकला है 0.2, और ऑन टोटल में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये मिला है 0.8। ठीक है, ये था आपका फाइनल कैलकुलेशन विथ मल्टीपल प्रेडिक्टर्स। So now you can get the probabilities of yes and probability of no, है ना। और प्ले गोल्फ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, no। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यूज करता है आपका नेव बेस। ठीक है, समझ आया। बट अब इसमें कैच क्या है, कैच ये है कि आपके पास जो यहाँ पे प्रेडिक्टर्स दिए गए हैं, ये सारे प्रेडिक्टर्स किस तरह के हैं,
कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है, कैटेगोरिकल। ठीक है, ये पूरा डेटा कैटेगोरिकल के बेस पे बनाया गया है, मतलब आपका प्रेडिक्टर भी कैटेगोरिकल है, आउटपुट तो होना ही चाहिए कैटेगोरिकल, आउटपुट तो है लेकिन प्रेडिक्टर भी कैटेगोरिकल ही है। ठीक है, मतलब हम्म, अभी बताया ना, सबकी तो एक ही बार निकलेगी, मतलब निकलेगा अलग अलग, बाद में कंबाइन करेंगे, सबका तो अलग अलग ही निकाला ना। आपको जो सिचुएशन दी गई उसके हिसाब से 4 सिचुएशन थी आपके पास, तो अब पहले तो उसने अलग अलग निकाली ना प्रोबेबिलिटी, बाद में कंबाइन किया उसको। क्यों बहुत ज़्यादा हुआ तो भी निकल सकता है, कितना हो सकता है आपके पास, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए कितनी सिचुएशन हो सकती है? हो सकता है ना, इसलिए तो आप नहीं कर रहे हैं, ये मशीन कर रहा है, इसलिए तो आप नहीं कर रहे हैं ये चीज़। अगर आप करते तो आपके लिए बहुत होता, क्या आप बोलोगे 100 कॉलम्स हैं, जैसे आप बोल रहे हो 100 कॉलम्स हैं, मशीन के लिए तो कुछ नहीं है ये, मशीन के लिए तो कैलकुलेशन है, तो उसको 0.001 माइक्रो सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा उसको करने का, और क्या होगा, बात समझे? इसलिए तो ये सारे काम मशीन को दिए जा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस डेटा देना है, बाकी काम उसको करना है, बस उसको मेथड बता दो क्या करना है, बात समझे? मशीन मशीन का रोल ही क्या रहा फिर, अगर हमने, मैं खुद ही डर गया कि भाई इतना डेटा कैसे हम सॉल्व करें, तो आपको करना ही नहीं है, तो मशीन को करना है। ठीक है, मशीन के लिए तो आसान है ये सब। चलिए ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से अपना लाइक्लीहुड टेबल बनाते हैं, और लाइक्लीहुड टेबल के बेसिस पे हम लोग अपना एक प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, राइट? तो बट अभी जो हम लोग डेटा देख रहे थे, ये डेटा कैटेगोरिकल फॉर्मेट में है। व्हाट इफ ये डेटा नंबर्स होते हैं सारे, तो क्या होता? अगर मान लो आउटलुक की वैल्यू रेनी ओवरकास्ट नहीं होती, कोई वैल्यू होती, यहाँ पे कोई नंबर होता है ना, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं होती, टेम्परेचर की वैल्यू होती, टेम्परेचर हॉट माइल्ड और कूल में नहीं होता, टेम्परेचर का वैल्यू दिया होता है 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, तो क्या होता? तो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते? क्या चेंज करें, चेंज करें? अच्छा, न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, न्यूमेरिकल डेटा की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, कौन से फॉर्मूले? न्यूमेरिकल डेटा की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? न्यूमेरिकल डेटा में फेवरेबल आउटकम होता ही नहीं है, मतलब टोटल आउटकम होता ही नहीं है। हाँ, तो अभी भी उस स्टैटिस्टिक्स को अभी आप समझ नहीं पाए हो आप। न्यूमेरिकल डेटा की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों थे? तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर डिस्क्रीट डेटा की, ये सब डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डेटा है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए आप बायनोमियल का यूज करते हैं, है ना? डिस्क्रीट के लिए आप मल्टीनोमियल का यूज करते हैं, डिस्क्रीट के लिए पॉइसन का यूज करते हैं, बट अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, तो न्यूमेरिकल डेटा के लिए हम ये सब यूज तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा में फ्रिक्वेंसी तो होती नहीं। मैंने आपको क्या बोला, टेम्परेचर की अगर वैल्यू है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री, 45 डिग्री सेल्सियस, अब किसी ने बोला कि 42 डिग्री सेल्सियस पे खेलने जाना चाहिए, नहीं, डेटा ही नहीं है इसमें,
इसमें कहीं भी डेटा 42 डिग्री सेल्सियस का है ही नहीं, तो आप तो जीरो प्रोबेबिलिटी बता दोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता ना। फिर आप क्या करते हो, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे निकालते हैं उसको। ठीक है, तो जिसमें हम लोग नॉर्मल, यूनिफॉर्म, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े थे वो इसलिए थे। तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रिडिक्टर्स हो, तो न्यूमेरिकल प्रिडिक्टर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ह्यूमिडिटी की वैल्यू है, ह्यूमिडिटी का कैटेगरी नहीं है, हाई या लो ह्यूमिडिटी नहीं है, हमारे पास ह्यूमिडिटी की वैल्यू है। 85 डिग्री का 85% ह्यूमिडिटी है, 90% ह्यूमिडिटी है, 35% जो भी है। तो हमारे पास मान लो इस तरह का डेटा है कि यस में इतने सारे ह्यूमिडिटी की वैल्यूज है, तो मतलब इस ह्यूमिडिटी की वैल्यू पे आप खेलने जा सकते हैं और इस ह्यूमिडिटी की वैल्यूज पे आप खेलने नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रिडिक्टर्स हो गए मेरे पास, राइट। अब आपको ये बताना है कि अगर हमारे पास ह्यूमिडिटी 74% की हुई तो क्या हम खेलने जा सकते हैं, समझे। अब हमारे पास वो वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब अब जो लाइक्लीहुड बनेगा वो वैसा नहीं बनेगा जो हम लोग ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो लाइक्लीहुड बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा, तो न्यूमेरिकल प्रिडिक्शंस जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटीज होती हैं, लाइक यूनिफॉर्म या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बेसिस पे यहाँ निकाला जा रहा है न्यूमेरिकल, इस पे यूनिफॉर्म पे नहीं, सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ये वाला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें यूज होती है, एक मीन यूज होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है। ये फॉर्मूला है 1/2 पाई सिग्मा, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू, म्यू का मतलब मीन, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, मतलब 2 इंटू वेरियंस, ये वेरियंस, सिग्मा स्क्वायर वेरियंस होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज करेंगे अपना आउटकम डिफाइन करने के, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपको इसमें कहीं भी 74 दिख रहा है, 74 दिख नहीं रहा, मतलब 74 की फ्रीक्वेंसी अगर काउंटिंग से निकालेंगे कैसे निकलेगा, 74 आपके डेटा में तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 74, है ना। तो ये तो इलॉजिकल हो गया। तो न्यूमेरिकल में तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते ना, जो फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है मेरे पास, टोटल आउटकम, हम टोटल आउटकम है अपने पास, फेवरेबल आउटकम का फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, तो जीरो हो गया एक तरह से। हाँ, तो वो चीज़ नहीं यूज करते, यहाँ पे यूज होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मीन है इस डेटा का, इस डेटा का मीन निकाल सकते हैं। मीन कितना होगा, तो मीन निकला 79.1, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कितना निकला 10. ठीक है, इस पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल लिया हमने, इस डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, इसका मीन निकला ये और स्टैंडर्ड डेविएशन निकला ये। ठीक है, दोनों कैटेगरी का अलग अलग निकाल लिया। फिर अब हमें 74 के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यस के लिए कर रहे हैं, तो यस वाला मीन यूज करेंगे, यस वाला ही स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। तो 1/2 पाई स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए 10.2, जो यहाँ से ले लिया हमने, ई टू द पावर माइनस 74, 74 क्या है, वो वैल्यू जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, 74 माइनस मीन की वैल्यू 79.1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10.2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब आपका चला तो आपको वैल्यू मिली 0.0344। ठीक है, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमिडिटी, अब जो हमें ह्यूमिडिटी की 74 पे निकालनी है उसका प्ले गोल्फ नो। अब ये था आपका लाइक्लीहुड, ये क्या निकल रहा है, ये सब लाइक्लीहुड निकल रहा है आपका। ठीक है, 1/2 पाई, अब 9.7 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ई टू द पावर माइनस 74 माइनस 86.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.2 इंटू 9.7 का स्क्वायर, विच इज 0.0187। इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, अब ये हमें लाइक्लीहुड मिल गया, मतलब ये वाला पार्ट हमें मिल गया। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट मिल गया।
क्लास की प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी है ना। क्लास की प्रोबेबिलिटी तो आप काउंट करके ही निकालेंगे, ऑब्वियस है। कैटेगोरिकल है तो क्लास की प्रोबेबिलिटी तो काउंट करके ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे यस है तो 9/14, नो है तो 5/14, राइट। और डिवाइडेड बाय आपकी प्रेडिक्टर की प्रोबेबिलिटी। प्रेडिक्टर मतलब 74 की प्रोबेबिलिटी। 74 की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करते, हम यहीं से निकालते हैं, ठीक है। मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है ना, हम इसी को वो कर देते हैं, सम कर देते हैं। इसका डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, इसका डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ठीक है, जो अभी निकाला था यहाँ पे, ठीक है। इसका हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया, इन दोनों का सम कर देंगे, बस हो गया। तो ये जो आपको आउटपुट देगा वो आप डिफाइन करेंगे। तो ये बेसिकली जो आपका प्रेडिक्टर है ये न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको आपके डेटा में देखनी होगी कि आप कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाल करके अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपका डेटा पता होना चाहिए कि डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है या फिर आपका कैटेगोरिकल फॉर्म में। जिस भी फॉर्म में है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। और अगर आधा आधा हुआ, जैसे कल हम लोगों ने एक लोन का डेटा समझा था, लोन के डेटा में आधे फीचर्स या आधे प्रिडिक्टर्स कैटेगोरिकल थे और आधे न्यूमेरिकल थे। तो उसमें क्या करें, तो आधे डेटा को आप ऊपर वाले तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, उसका प्रिडिक्शन निकालेंगे, फिर आधे डेटा को आप न्यूमेरिकल के बेस पे निकालेंगे, दोनों के प्रिडिक्शंस को बाद में मिक्स करके उसका एक फाइनल आउटपुट क्रिएट करें, ठीक है। बात समझे, फाइनल प्रोबेबिलिटी बनती है। और अगर डायबिटीज वाला डेटा है, इसमें तो सारे न्यूमेरिकल हैं, इसमें अगर सारे न्यूमेरिकल हैं तो इसका मतलब हम सीधा इसमें न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको नेव बेस ने अलग अलग तरह का मॉडल आपको दिया है। नेव बेस ने एक दिया है आपको बायनोमियल मॉडल। बायनोमियल मॉडल का मतलब जिसमें आपके पास दो ही आउटकम हो सकते हैं और जिसमें आपके पास जो डेटा होता है, प्रिडिक्टर होता है, वो कैटेगोरिकल फॉर्मेट में होता है। तो उसके लिए आपको दिया गया है बायनोमियल के नाम से एक आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी में करते हैं। एस के लर्न के अंदर आपको नेव बेस मिल जाएगा, फ्रॉम एस के लर्न डॉट नेव बेस। इसमें से इंपोर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास बर्नौलीज एनबी, अच्छा नहीं, कैटेगोरिकल एनबी होता है इसमें। एक है कैटेगोरिकल एनबी, मतलब जो डेटा जहाँ पे प्रिडिक्टर कैटेगोरिकल टाइप का है वहाँ पे कैटेगोरिकल नेव बेस चलता है, ठीक है। और जहाँ पे न्यूमेरिकल प्रिडिक्टर्स हैं वहाँ पे गॉसियन एनबी चलता है। गॉसियन एनबी का मतलब, गॉसियन क्या है, नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल को गॉसियन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसियन एनबी बनाया गया, क्योंकि दोनों के लिए मॉडल अलग अलग बनेगा, दोनों में प्रोबेबिलिटी अलग अलग यूज होती है, ठीक है। तो एक कैटेगोरिकल बनाया गया है, एक गॉसियन बनाया गया। तो कैटेगोरिकल वाला जो डेटा है, प्रिडिक्टर है, उसके लिए आप कैटेगोरिकल एनबी यूज करेंगे, कैटेगोरिकल नेम बेस। और न्यूमेरिकल डेटा के लिए आप गॉसियन एनबी का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग आप अपना नेम बेस का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो दोनों अलग अलग मॉडल पे काम करते हैं, नेम बेस के ही ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हाँ, समझ आए। चलिए ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेना, दोबारा से समझ लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। मॉडल को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे लिखेंगे और डेटा पे अप्लाई करके देखेंगे। मॉडल क्लियर हुआ आपको? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक्सपेरिमेंटल है।